नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक विधियां। मनोवैज्ञानिक विधियों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दी है, यानी अलग अलग विधियां दी है। तो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन विधियों की चर्चा हम लोग जो है आज करेंगे। मनोवैज्ञानिक विधियां, पहली विधि है इसमें आत्मनिष्ठ विधि। कौन सी है? आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि, इसी को मनोवैज्ञानिकों ने कहा है आत्मनिरीक्षण विधि। यानी यदि एग्जाम में आपके आत्मनिष्ठ ना हो और आत्मनिरीक्षण हो तो वही विधि है आत्मनिरीक्षण विधि। ये पहली विधि है। इस विधि को हम लोग पढ़ेंगे। इस विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो इस विधि का प्रयोग जो है मनोवैज्ञानिक स्टाउट ने किया। किसने किया? मनोवैज्ञानिक स्टाउट ने इसी विधि का प्रयोग किया। स्टाउट ने बताया कि हमारे व्यवहार के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बताता है। जब हम अपने व्यवहार के बारे में स्वयं बताएं कि हमारे में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, तो उस विधि को आत्मनिष्ठ विधि या आत्मनिरीक्षण विधि कहा है। कि हमारे में कैसी प्रगति हो गई, कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं। तो इसे विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो स्टाउट ने किया। दूसरी विधि है वो है गाथा विवरण विधि। गाथा विवरण, दूसरी विधि है गाथा विवरण विधि या इसी को संचय विधि भी कहते हैं। संचय विधि। और इस विधि में यानी संचय विधि या गाथा विवरण विधि में किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी को एकत्र करना, उसे हम गाथा विवरण विधि या संचय विधि के नाम से जानते हैं। यह विधि बहुत जटिल है एवं इसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी है। यानी हम कह सकते हैं कि ये विधि जटिल है व इसकी प्रक्रिया लंबी है। इसकी प्रक्रिया लंबी है व ये विधि जटिल है, क्योंकि किसी विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र करना, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक उस व्यक्ति के बारे में जानकारी को एकत्र करना, उसे हम संचय विधि या गाथा विवरण विधि के नाम से जानते हैं। भाई, कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, उसके जन्म से लेकर के जब मृत्यु तक हम जानकारी एकत्र करेंगे तो ये प्रक्रिया कैसी होगी? लंबी होगी। और लंबी के साथ साथ में ये जटिल प्रक्रिया है। इसमें समय जो है बहुत ज्यादा लगता है। अगली विधि है पोर्टफोलियो विधि। पोर्टफोलियो विधि, ये पोर्टफोलियो विधि हम कह सकते हैं कि बच्चे के संपूर्ण जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त न करके केवल एक विषय में जानकारी को एकत्र किया जाता है जिसमें बालक विशिष्ट होता है। जैसे कोई बालक क्रिकेट में विशिष्ट है, कोई बालक क्रिकेट में विशिष्ट है, कोई बालक सिंगिंग में, कोई बालक क्रिकेट में, कोई बालक सिंगिंग में, कोई हिंदी में, कोई अंग्रेजी में,
आदि, यानी जिसमें बालक विशिष्ट हो, केवल उसके विषय में जो है जानकारी को एकत्र करना, उसे हम पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को प्रगति का सूचक या प्रगति का आंकलन विधि के नाम से भी जानते हैं। यानी पोर्टफोलियो विधि को हम कह सकते हैं कि यह विधि प्रगति का आंकलन भी करती है। अगली जो विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि को मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्दृष्टि विधि के नाम से जाना है। अंतर्दृष्टि विधि यानी प्रयोगात्मक विधि कहें या हम अंतर्दृष्टि विधि कहें, एक ही बात है। इस विधि के जनक यदि पूछे तो इस विधि के जो जनक हैं वो विलियम वुंट हैं। कौन है? विलियम वुंट हैं इस विधि के जनक। विलियम वुंट ने ही सर्वप्रथम विश्व में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, वो 1779 में। विलियम वुंट ने ही जो है विधि दी है, उसे हम प्रयोगात्मक विधि या अंतर्दृष्टि विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि में प्रयोग जो होता है वो बच्चों के अध्ययन पर होता है। यानी पहली बार बच्चों के अध्ययन का प्रयोग किसने किया? तो विलियम वुंट ने किया। उस विधि को किस नाम से जानते हैं? तो प्रयोगात्मक विधि या अंतर्दृष्टि विधि के द्वारा नाम से जानते हैं। अगली विधि है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि या इसे हम केस स्टडी विधि के नाम से जानते हैं। जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि के ये जनक पूछे तो इस विधि के जो जनक हैं वो फ्रेडरिक लीपले माने जाते हैं। कौन माना जाता है? इस विधि के जनक फ्रेडरिक लीपले माने जाते हैं। तथा इस विधि को जो आगे बढ़ाने का कार्य किया वो सिगमंड फ्रायड ने किया। इस विधि को आगे बढ़ाने का कार्य सिगमंड फ्रायड, इस विधि को आगे बढ़ाने का कार्य सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। इस विधि को यानी जीवन इतिहास विधि को जो है पहली बार सिगमंड फ्रायड ने ही जो है प्रयोग किया। इस विधि में किसी बच्चे के बारे में जो समस्या होती है उसके संपूर्ण कारणों को जाना जाता है और कारणों को जान करके उसका पता लगाया जाता है, निदान किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने क्राइम किया, तो जब व्यक्ति क्राइम करता है तो वो क्राइम करने के बाद वो वकील के पास जाता है। वकील कहता है कि घटना की मुझे सही सही व संपूर्ण जानकारी बताएं। व्यक्ति जो है वकील को घटना की सही सही व संपूर्ण जानकारी बताता है। फिर वकील क्या करता है? जो व्यक्ति के द्वारा बताई गई जानकारी होती है उसका वो अध्ययन करता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। वो मौका पे जाकर के उसको भी देखता है कि किस प्रकार से कैसे क्राइम हुआ। उसको जो है पूरी जानकारी को एकत्र करके फाइल बना करके तब जो है कोर्ट में केस फाइल करता है। इसलिए इस विधि को हम जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी विधि के नाम से जानते हैं। यदि प्रश्न आपसे पूछे कि इस विधि के जनक कौन है, तो इस विधि के जनक फ्रेडरिक लीपले हैं तथा इस विधि को आगे बढ़ाने का कार्य
सिगमंड फ्रायड ने किया। अगली जो विधि है वो है मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि या हम इसे प्रच्छा निरीक्षण के नाम से जानते हैं। प्रच्छा निरीक्षण विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि या प्रच्छा निरीक्षण विधि के जनक भी जो है कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। इस विधि के जनक भी फ्रायड हैं, सिगमंड फ्रायड हैं। सिगमंड फ्रायड हैं। फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का व्यक्तित्व एक बर्फ के टुकड़े के समान है। जिस तरीके से यदि आप बर्फ के टुकड़े को आप पानी में डालते हैं तो उस बर्फ के टुकड़े का 1/10 भाग जो है दिखाई देता है तथा 9/10 भाग जो है पानी में छुपा रहता है, डूबा रहता है। तो जो छुपा रहता है, डूबा रहता है, यानी दिखाई नहीं पड़ता है, उसके जो है मन का अध्ययन करना। ऐसे ही व्यक्ति है, व्यक्ति बाहर से तो अच्छा दिखता है लेकिन उसके अंदर से क्या सोच है, क्या विचार है, उसके जो अंदर की सोच विचार है, उसके मन का अध्ययन करना मनोविश्लेषणात्मक विधि या प्रच्छा निरीक्षण विधि के नाम से जानते हैं। अगली विधि है वो है निदानात्मक विधि। निदानात्मक विधि, निदानात्मक विधि जो है ये किसी व्यक्ति की समस्याओं को जानना निदानात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। और अगली विधि है उपचारात्मक विधि। यानी निदानात्मक व्यक्ति की समस्याओं को जानना, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो है डायग्नोस्टिक सेंटर भेजता है, वो जो है जांच करवाता है कि आपके शरीर में क्या समस्या है, उसे हम निदानात्मक कहते हैं। यानी समस्या को जानना निदानात्मक विधि है, जबकि उस समस्या को दूर करना, समाप्त करना उपचारात्मक विधि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है ये 8 विधियां पढ़े हैं। 9वीं जो विधि है, यानी अगली जो विधि है वो है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि या हम कह सकते हैं कि इस विधि में 2 व्यक्तियों के विषय में तुलना की जाती है। जैसे कि आप 2 वर्षों में क्या क्या सीखे, फिर अगले 2 वर्षों में क्या क्या सीखे, इसकी तुलना की जाती है। उसे हम तुलनात्मक विधि के अंतर्गत रखते हैं। अगली जो विधि है वो है विभेदात्मक विधि। विभेदात्मक विधि, विभेदात्मक विधि में सभी प्रकार के बच्चे जैसे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आपने देखा कि समावेशी शिक्षा में जो है सभी प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यानी यहाँ ऊंच नीच जाति धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता है। कुछ मंद बुद्धि बालक होते, कुछ विशिष्ट होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ सामान्य बालक होते हैं। उन सभी बालकों को एक ही कक्षा में पढ़ाना विभेदनात्मक विधि के अंतर्गत रखते हैं। हम कह सकते हैं कि जो है
लेकिन जो अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं तो शिक्षक के पास अलग अलग जो है सीखने की विधियां होती हैं, प्रक्रिया होती है, उनके द्वारा शिक्षक जो है प्रत्येक बच्चे को सिखाता है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे प्रतिभाशाली बालक हैं, शिक्षक ने कुछ बताया तो वो एक ही बार में समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बालक हैं तो एक बार में नहीं समझ पाते हैं, तो इसके लिए शिक्षक उन्हें दोबारा बताता है। शिक्षक स्वयं जो है इस विधि में जो है कक्षा में जैसे ग्लोब हो गया, चार्ट हो गया, खेल हो गया, इनके द्वारा सिखाता है। कभी कभी बालक को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा भी शिक्षक बालकों को सिखाता है। हम कह सकते हैं कि जो है शिक्षक प्रत्येक बच्चों के स्तर को ध्यान में रख करके, स्तर को जान करके शिक्षा प्रदान करना विवेचनात्मक विधि के अंतर्गत आता है। अगली जो विधि है वो है सांख्यिकीय विधि। अगली विधि सांख्यिकीय विधि। हम कह सकते हैं कि यह विधि, जो सांख्यिकीय विधि है, यह विधि भारतीय कक्षाओं में इसका प्रयोग जो है नहीं कर सकते, ये लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि भारतीय जो कक्षाएं होती हैं इनका आकार और प्रकार बहुत बड़ा होता है। इसलिए प्रत्येक बालक का जो है अलग अलग अध्ययन करना अध्यापक के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, जटिल प्रक्रिया है। इसलिए अध्यापक क्या करता है कि जो है प्रत्येक छात्र का अलग अलग आंकलन न करके संपूर्ण कक्षा का एक साथ आंकलन करता है और उसे हम सांख्यिकीय विधि के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप शिक्षक ने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम में 100 नंबर के प्रश्न हैं, उसमें कोई बच्चा 70 पाया, कोई 60 पाया, कोई 50 पाया, कोई 40 पाया। तो जो है आपने देखा कि गणित में आप पढ़ते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य वो होता है जो कक्षा का औसत होता है, माध्यिका वो होता है जो कक्षा का बीच का भाग होता है, यानी मध्य का भाग होता है, और बहुलक वो होता है जो कक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले जो छात्र होंगे उसे हम बहुलक के नाम से जानते हैं। अगली विधि जो है वो है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, ये समाजमिति विधि के अगर जो आपको जनक पूछे कौन है तो इसी विधि के जनक जे.एल. मोरिनो है। इस विधि के जनक जे.एल. मोरिनो हैं और ये जे.एल. मोरिनो रोमानिया के निवासी थे। कभी कभी इनका निवास स्थान पूछ लिया जाता है, तो जे.एल. मोरिनो जो है ये रोमानिया के निवासी थे। अगली विधि है अभिक्रमित विधि। अभिक्रमित विधि, ये अभिक्रमित विधि है। इस विधि के जनक कौन है तो इस विधि के जनक बी.एफ. स्किनर है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि अभिक्रमित विधि के जनक कौन है तो अभिक्रमित विधि के जनक बी.एफ. स्किनर हैं। इस विधि को जो है आधुनिक प्रगतिशील शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। आधुनिक प्रगतिशील शिक्षण के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। अगली जो विधि है वो विधि है आगमन विधि। आगमन विधि, इस विधि के यदि पूछे कि जनक कौन है तो आगमन विधि के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं।
आगमन विधि के जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने बताया कि आगमन विधि में पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं और बाद में बच्चे को नियम बताते हैं। इस विधि को जो है अन्य नाम से भी जानते हैं। इस विधि को हम लोग जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर मानते हैं। स्थूल से सूक्ष्म, इस विधि को हम स्थूल से सूक्ष्म कहते हैं, या हम लोग इस विधि को प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कहते हैं। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कहते हैं, या हम इस विधि को जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर कहते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि जो है आगमन विधि के जनक कौन है, तो अरस्तु। कभी कभी आगमन विधि न लिख करके स्थूल से सूक्ष्म विधि के जनक पूछ लेता है, या प्रत्यक्ष से प्रमाण विधि के जनक पूछ लेता है, या विशिष्ट से सामान्य विधि के जनक पूछ लेता है। अगली जो विधि है वो विधि है निगमन विधि। निगमन विधि, और निगमन विधि के भी जनक अरस्तु हैं। निगमन विधि के भी जनक अरस्तु हैं, और आगमन विधि का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है, वो निगमन विधि में होता है। इस विधि में बच्चे को पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि में जो के अन्य नाम हैं, तो इस विधि को सामान्य से विशिष्ट के नाम से जानते हैं, या सूक्ष्म से स्थूल के नाम से जानते हैं, या प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर नाम से जानते हैं। अगली जो विधि है वो है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, इस विधि के यदि प्रश्न पूछा जाए कि इस विधि के जनक कौन है, तो इस विधि की जनक डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है। इस विधि की जनक कौन है, तो इस विधि की जो है जनक डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है। और ये मॉन्टेसरी जो है, मारिया मॉन्टेसरी, ये इटली की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी, तो मारिया मॉन्टेसरी इटली की निवासी थी। इस विधि में जो है बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस विधि में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि ये जो ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, तो ज्ञानेंद्रियां वो होती हैं जैसे आँख हो गई, नाक का हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया, ये जो है व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। शुरुआत में बच्चा इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, और मॉन्टेसरी विधि में भी जो है शिक्षा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दी जाती थी। अगली जो विधि है वो है डाल्टन विधि। अगली विधि है वो डाल्टन विधि है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डाल्टन विधि के जो जनक कौन है, तो डाल्टन विधि की जनक मिस हेलन पारहर्स्ट। डाल्टन विधि की जनक यदि पूछा जाए तो डाल्टन विधि की जनक मिस हेलन पारहर्स्ट हैं। और इसी विधि का डाल्टन नाम क्यों पड़ा,
तो ये मिस हेलन पार्कहर्स्ट जो थी ये डाल्टन नामक स्थान की रहने वाली थी, इसलिए इस विधि का नाम डाल्टन विधि पड़ा। इस विधि में बालकों को जो शिक्षा दी जाती थी वो उनकी कार्य क्षमता के अनुसार दी जाती थी। इस विधि में जो है 6 सोपान भी बताए गए हैं। इस विधि में 6 सोपान बताए हैं और वो 6 सोपान कौन कौन से हैं तो हम आपको बताते हैं। पहला सोपान है कार्य का ठेका। कार्य का ठेका। दूसरा इसका सोपान है वो है निर्दिष्ट कार्य। पहला कार्य का ठेका, दूसरा निर्दिष्ट कार्य, तीसरा है कार्य की इकाई, चौथा है प्रयोगशाला, और पांचवा है कक्षा की सभा, और छठा है बच्चों की रुचि। ये जो है 6 सोपान बताए गए हैं वो भी डाल्टन विधि में। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो है डाल्टन विधि में कितने सोपान बताए गए हैं तो 6 सोपान बताए गए हैं। अगली जो विधि है वो है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि। ये किंडरगार्टन विधि है। ये प्रश्न पूछे कि इस विधि के जो जन्मदाता कौन है तो इस विधि के जन्मदाता फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल हैं। इस विधि के जन्मदाता पूछे कौन है तो इस विधि के जन्मदाता फ्रोबेल हैं। और फ्रोबेल ने जो विधि दी वो किंडरगार्टन विधि के नाम से जानते हैं। किंडर का मतलब क्या होता है? किंडर का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान या बगीचा। फ्रोबेल बच्चों को एक अविकसित पौधा मानते हैं और जिसको शिक्षक जो है माली रूपी के रूप में उन्हें सींच करके बड़ा करता है। यानी फ्रोबेल जो है बच्चों को एक अविकसित पौधा मानते हैं और शिक्षक उनको माली रूपी के रूप में उन्हें सींच करके बड़ा करता है। उसे हम किंडरगार्टन के नाम से जानते हैं। किंडर के नाम से एक जो है छोटा सा स्कूल होता है। क्या होता है? स्कूल है, विद्यालय है। और उस स्कूल में बच्चों को हस्तपरक गतिविधियां सिखाई जाती हैं, जैसे चटाई बुनना या मिट्टी की मूर्तियां बनाना या सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रियात्मक कार्यक्रम आदि जो है बच्चों को सिखाया जाता है। इस विधि का खास बात यह है कि इस विधि में या इस विद्यालय में जो शिक्षण कार्य होता था वो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि वो कौन सी विधि है जिसमें शिक्षण का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता था तो वो किंडरगार्टन विधि है। शिक्षण कार्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता था तथा इस विधि के ये चरण पूछ ले तो इस विधि के जो चरण होते हैं तो जैसे उपहार हो गया, खेल हो गया, शिशु गीत हो गया, कार्य हो गया, शिक्षण कार्यक्रम हो गया, ये जो है इस विधि के चरण हैं। अगली जो विधि है वो है प्रोजेक्ट विधि। अगली विधि है वो है प्रोजेक्ट विधि। यदि प्रश्न पूछा जाए कि इस विधि की विचारधारा किसने दी तो इस विधि की विचारधारा
इस विधि की विचारधारा जॉन ड्यूवी ने दी। यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रोजेक्ट विधि की विचारधारा किसने दी, तो जॉन ड्यूवी ने दी। परंतु किलपैट्रिक ने इसे प्रचलित किया। प्रचलित किसने किया? प्रचलित किसने किया? तो किलपैट्रिक ने किया। किलपैट्रिक ने किया। इसलिए जो है किलपैट्रिक को जो है जन्मदाता माना जाता है। यानी प्रोजेक्ट विधि का यह जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किलपैट्रिक ने को माना जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट विधि की विचारधारा किसने दी? तो जॉन ड्यूवी ने दी। इस विधि में जो है प्रोजेक्ट विधि में 5 चरण होते हैं। पहला चरण है इसका समस्या का उत्पन्न होना। इस विधि के 5 चरण हैं। पहला चरण है समस्या का उत्पन्न होना। दूसरा चरण है समस्या का चुनाव करना। समस्या का चुनाव करना। तीसरा चरण है इसका, वो है कार्य विधि की रूपरेखा तैयार करना। कार्य विधि की रूपरेखा तैयार करना। चौथा यह चरण पूछा जाए तो चौथा चरण है इस विधि का कार्य विधि का प्रयोग करना। कार्य विधि का प्रयोग करना। और पांचवा जो चरण है वो है निष्कर्ष करना। निष्कर्ष करना। ये जो है प्रोजेक्ट विधि के 5 जो है चरण हैं। यानी पहले समस्या उत्पन्न हुई, समस्या का उत्पन्न होना, फिर व्यक्ति क्या करता है, उस समस्या को समझता है, चुनाव करता है, फिर उस समस्या को दूर करने की प्रक्रिया अपनाता है, रूपरेखा तैयार करता है, कितने व्यक्ति लगेंगे, कैसे जो है समस्या का समाधान होगा, फिर उस विधि का प्रयोग करता है। यानी जो समस्या उत्पन्न हुई, जो उसने जो है कार्य विधि की रूपरेखा तैयार की कि समस्या का निराकरण कैसे हो, फिर उसको प्रयोग करता है। और प्रयोग करने के बाद फिर व्यक्ति उसका निष्कर्ष निकालता है कि हमने जो है जिस समस्या को दूर करने के लिए ये प्रयोग किया है उसका निराकरण हुआ है या नहीं हुआ है। अगली जो विधि है, अगली विधि है जो वो है हर्बर्ट विधि। अगली विधि है हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि। इस विधि के जनक पूछा जाए तो इस विधि के जनक हर्बर्ट ही है। इस विधि के जनक पूछा जाए तो इस विधि के जनक हर्बर्ट हैं। इस विधि में जो है शुरुआत में पहले 4 चरण थे। इस विधि में शुरुआत में कितने चरण थे? तो 4 चरण थे। चार चरण थे। वो 4 चरण कौन कौन से हैं? पहला है स्पष्टता। पहला स्पष्टता। दूसरा चरण है वो है सहयोग। तीसरा चरण है, इस विधि का तीसरा चरण है व्यवस्था। और चौथा चरण है इस विधि का वो है व्यवहारिक
प्रयोग। ये इस विधि में जो है शुरुआत में 4 चरण थे, लेकिन बाद में इनके अनुयायियों ने इसे पंचपदी बना दिया। कितने पदी बना दिया? पंचपदी बना दिया, यानी इस 4 पदों में 5वां पद इनके अनुयायियों ने जोड़ दिया। और जब पंचपदी बना दिया तो उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है प्रस्तावना या पाठ की तैयारी करना। आपके जो है 2018 टीटी में ये प्रश्न पूछा गया कि हार्वर्ड की जो पंचपदी प्रणाली है या विधि है, इसमें पहला पद कौन सा होता है? और पहला पद है प्रस्तावना, लेकिन ऑप्शन में प्रस्तावना नहीं था। उसका दूसरा नाम था प्रस्तावना का, उसका दूसरा नाम था पाठ की तैयारी करना। यानी पहला पॉइंट क्या है? पाठ की तैयारी करना या प्रस्तावना। दूसरा है विषय प्रवेश, तीसरा है तुलना, और चौथा है नियमीकरण, और पांचवा है प्रयोग या अभ्यास। इसलिए इस विधि को जो है पंचपदी विधि के नाम से जानते हैं। अगली जो विधि है वो है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि, इसे खोज विधि भी कहते हैं, इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। अन्वेषण विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? तो इस विधि के जन्मदाता आर्म स्ट्रॉन्ग है। इस विधि के जन्मदाता कौन है? तो इस विधि के जन्मदाता आर्म स्ट्रॉन्ग है। और ये जो विधि अन्वेषण विधि है, ये करके सीखने पर जोर देती है। ये विधि जो है अन्वेषण विधि, खोज विधि, ये जो है करके सीखने पर जोर देती है या बल देती है। अगली जो विधि है वो विधि है प्रश्नोत्तर विधि। अगली विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि के जन्मदाता कौन है? तो इस विधि के जन्मदाता सुकरात है। कौन है? सुकरात। इस विधि के जन्मदाता सुकरात हैं। और इस विधि में शिक्षक व छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछ करके अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध शिक्षक कराता है। इसलिए इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज जो है मनोवैज्ञानिक विधियां पढ़ लिया है। कुछ विधि और इसमें है वो पूछी जाती हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो खेल विधि के जन्मदाता कार्लवेल कुक हैं। दूसरा प्रश्न अगर जिसे पूछा जाए कि गैरी विधि के जन्मदाता कौन है? तो गैरी विधि के जन्मदाता एडवर्ड हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संवाद विधि के जन्मदाता कौन है? तो संवाद विधि के जन्मदाता प्लेटो को माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बेसिक शिक्षा विधि के जन्मदाता कौन है? तो बेसिक शिक्षा विधि के जन्मदाता महात्मा गांधी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बुनियादी शिक्षा पर अधिक जोर दिया है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डेकाली विधि किसने दी? तो डेकाली विधि डेकाली ने दी। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रश्नावली विधि किसने दी? तो प्रश्नावली विधि वुडवर्ड ने दी। प्रश्नावली विधि वुडवर्ड ने दी, जबकि प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी। आप दोनों चीजों को यहीं पे समझ लीजिए, कंफ्यूजन मिटा दीजिए। क्योंकि यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रश्नावली विधि किसने दी, तो वुडवर्ड ने दी। और यदि प्रश्नोत्तर विधि पूछा जाए तो वो सुकरात ने दी। आगे विधि है जैसे बहिर्दर्शन विधि। तो बहिर्दर्शन विधि किसने दी? तो बहिर्दर्शन विधि जेबी वाटसन ने दी। और ये विधि जो है अवलोकन व निरीक्षण के नाम से भी
जानी जाती है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आत्मनिष्ठ या आत्मनिरीक्षण विधि किसने दी, तो अभी आपको बताए कि आत्मनिरीक्षण या आत्मनिष्ठ विधि स्काउट ने दी, जबकि बहिर्दर्शन विधि जे.बी. वाटसन ने दी, और जे.बी. वाटसन की इस विधि को अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि के नाम से जानते हैं। अगली विधि है जिसे जीवन व्रत विधि। जीवन व्रत विधि जो है इसको टाइडमैन ने दिया है, और ये विधि जो है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज जो है मनोवैज्ञानिक विधियां पढ़ लिए हैं, और अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण की चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू।